हिंद दोस्तों, आ गया हूं आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों आज बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के बारे में अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की एक विशेष विशेषता है। कैसी विशेषता? एक विशेष इंपोर्टेंट व्यवस्था है। अगर इसका प्रश्न बनता है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमारे भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनको बताया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य होता है। कैसा कर्तव्य होता है? नैतिक कर्तव्य होता है। अगर इसको हम समझें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व समाज को लोक कल्याणकारी बनाना है और जमीनी स्तर पर शिक्षा, आर्थिक विकास, पशुपालन इत्यादि को विकसित करना होता है। आगे समझते हैं। अगर इसके हम अनुच्छेद के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 36 से शुरू होती है इसकी व्यवस्था। तो देखते हैं 36 में क्या लिखा है। 36 में यह राज्य की परिभाषा एवं कार्यों को बताता है। क्या? स्टेट की परिभाषा और उसके काम को बताता है, हमारा अनुच्छेद 36। आगे समझते हैं अनुच्छेद 37 में क्या लिखा है। तो इसमें बताया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के हनन पर न्यायालय की शरण नहीं हो सकती है। मतलब किसी के अगर नीति निर्देशक सिद्धांत का अगर हनन होता है, अगर मौलिक अधिकार का होता है फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर लेकिन हमारा डीपीएसपी का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। वो राज्य पर डिपेंड करता है उसको करना है या नहीं करना है। आगे समझते हैं 38 में क्या लिखा है। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता की समाप्ति। ठीक है, इसमें बताई गई है। कौन? अनुच्छेद 38 में। आगे बताया गया है अनुच्छेद 39 में कि सभी को जीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएंगे, भौतिक संसाधनों का सम वितरण होगा। ठीक है, यह बताता हमें 39। पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो गवर्नमेंट फील्ड में है तो उसको समान कार्य के लिए समान वेतन होता है। लेकिन अगर वहीं पे प्राइवेट वर्क में जाते, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे महिलाओं को जितना पुरुष को मिलता है वेतन उतना महिलाओं को नहीं मिलता है। यह आप भी समझते हैं। आगे देखते हैं 39 में क्या लिखा है। 39 अब देखते हैं 39 का के बारे में। 39 का हमें क्या बताता है? यह बताता है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, क्या प्रदान करना है? निःशुल्क विधिक सहायता। यह कहीं ना कहीं हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। इसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति गरीब है और न्यायालय गया है, उसके पास कोई वकील नहीं है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। कोई उसके लिए वकील न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 40 में। इसमें बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है, गांव में जो पंचायतें बनती है उनको ग्राम पंचायत बोलते हैं, उनके लिए गठन बताया गया है। ये हमारा संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था यह 3 स्तर पर होती है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो होते हैं वहां मुखिया का चुनाव होता है। इस पे गांव स्तर पर विकास योजनाएं लागू करना एवं सरकार तक लोगों की बात पहुंचाना यह सरपंच यानी मुखिया का काम होता है, जो प्रधान बोल दिए जाते हैं। जो सरपंच या प्रधान होता है वह फौजदारी और दीवानी दोनों केसों को देख सकता है। लगभग अधिकतम 10,000 रुपए तक के केस को सुलझा सकता है। इसके बाद आता है पंचायती समिति, जो प्रमुख होता है इसको अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इसको चुना जाता है। ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं को परखना, इसकी देखरेख करना इसका काम होता है। आगे है जिला परिषद अध्यक्ष। गांव के स्तर पर हुए सभी कार्यों की जांच करना एवं समन्वय बैठाना इसका कार्य होता है, जिसको हम कहते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। आगे समझते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 41 को। इसमें बताया गया है बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि जो वृद्धा पेंशन मिलती है वो अनुच्छेद 41 के द्वारा इसमें लोक सहायता दी जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 42, इसमें बताया गया काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंधन बताया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब इतनी मजदूरी तो उन्हें मिलना चाहिए जिनका वो जीवन यापन कर सकें। इसके बाद अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता, यानी समान सिविल संहिता यानी हर एक जो जितनी भी स्टेट हैं उनमें समान कानून लाए जाएं, उसको कहते हैं समान सिविल संहिता। अगला है अनुच्छेद 45, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यह हमारा हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2। ठीक है, इसको 21 के काम में इसको जोड़ा गया था। ये 14 वर्ष तक के जितने बच्चे उनमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बताया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक व शैक्षणिक प्रोत्साहन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों एवं मदिरा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के द्वारा दुधारू पशुओं की बलि पर रोक व नस्ल में सुधार, कृषि व पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से करना, इसके बारे में बताया 48। उसके बाद अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, पर्यावरण संरक्षण को। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 49, इसमें कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा यानी संरक्षण प्रदान करना है, अनुच्छेद 49 में। और 50 में बताया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना। अगर ये एक साथ हो सकती हैं तो फिर यहाँ पे
कोई भी चीज़ें संविधान के हिसाब से नहीं होगी, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है। अनुच्छेद 51 जो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का भाव कराता है। इसके बाद इसके में दिया है खा में कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का भी प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, जो हमें अनुच्छेद 51 बताता है। अब सीमा जाती हैं कुछ प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जैसे कि योजना का उद्देश्य PMY ब्याज दर, लोन की अधिकतम राशि, योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, योजना के तहत महत्वपूर्ण शर्तें जो प्रधानमंत्री योजना से संबंधित होती हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है और नीति निर्देशक सिद्धांत तो भाग 4 में है। ठीक है, ये दोनों ही याद करना है। इसमें केस आया था केशवानंद भारती, केरल राज्य। ठीक है, 1973 का केस में मौलिक अधिकारों को प्राधान्यता दी गई थी। इसके बाद आया था 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत को बताया गया था। एक केस यहाँ पे मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 का, जो दोनों को ही संतुलन बनाए रखने का काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।